हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। और मैं आपके लिए आज परसेंटेज का नए कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और ये परसेंटेज अब कुछ ही क्वेश्चंस, मतलब कुछ ही इसमें पार्ट रह गया है जिसके नए कॉन्सेप्ट बच रहे हैं। उसके बाद ये परसेंटेज हमारा ख़त्म हो जाएगा। एंड आपको जो ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, ये गोल्डन पीरियड जो मिला हुआ है 2-3 महीने का इलेक्शंस का, जिसमें एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं हमारे, और नए कोई फॉर्म भी नहीं आए हैं, ठीक है। तो आप इसे फ्रूटफुल तरीके से यूज़ कीजिए, ताकि जब आपका एग्ज़ाम आए तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो और आप एग्ज़ाम में भी अच्छा कवर कर पाएँ। एंड सेकंड थिंग जो मैंने इस वीडियो में इम्प्रूव की है, वो की है लैंग्वेज की। देखिए, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो हिंदी में क्वेश्चन पढ़ना पसंद करते हैं मैथ्स के, और कुछ है जो इंग्लिश में पढ़ना अच्छा पसंद कर सकते हैं। तो मैं पहले इंग्लिश में ही लेके आया करता था, लेकिन इंग्लिश में भी मैं, मतलब समझाता तो मैं हिंदी में ही था, इंग्लिश में भी समझाता था, लेकिन हिंदी में भी बोलता था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें मतलब हिंदी में पढ़ना है और क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखा है, बायलैंग्वेज में, ठीक है। और उनके साथ इस बार ऑप्शन भी दे दिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसी वजह से, इसी हिंदी कन्वर्जन की वजह से, देखो, जहाँ मुझे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल गए हैं, मैंने वो कर दिए। लेकिन जिन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम थी, जो मुझे हिंदी में नहीं मिल पाया, तो उन्हें मैं गूगल पे ट्रांसलेट करके डाल दिया, और वो भी गूगल ट्रांसलेशन ठीक है, वो मैंने चेक की। इसी वजह से वो टाइपिंग करके यहाँ पे कॉपी करके डालना थोड़ा उसमें टाइम चला जाता है। इसी वजह से मेरी वीडियो भी लेट हुई है, और मैं कुछ टाइम से आउट ऑफ टाउन भी था, इसी वजह से मैं नहीं डाल पाया, ठीक है। तो और बाकी आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो हमने जो पिछली बार शुरू किया था, तो वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट था हमारा एक्सपेंडिचर का और सेविंग का। किसका कॉन्सेप्ट था? इनकम का। और था किसका कॉन्सेप्ट? एक्सपेंडिचर और सेविंग का, ठीक है। इसमें हमने क्या सीखा था? इसमें हमने सीखा था कि अगर हमारे पास इनकम 100 है, उसमें से हम 80 रुपये खर्च कर देते हैं, तो हमारे पास 20 की सेविंग बचती है। इसी पे वो इंक्रीमेंट करता है, डिक्रीमेंट करता है, कभी इनकम को बढ़ाता है, कभी एक्सपेंडिचर को सेविंग पूछ लेता है। एक्सपेंडिचर को सेविंग को बढ़ाता है तो इंक्रीमेंट इनकम पूछ लेता है। इसके मैंने आपको दो मेथड बताए थे। कौन कौन से? एक बताया था बेसिक, ठीक है। और जिसमें हम बेसिक में क्या करते थे, ये वाला मेथड ही हम बेसिक में लगाते थे। और दूसरा मेथड था क्या? एलिगेशन का। एलिगेशन का एलिगेशन के मेथड में हम क्या करते थे, इधर एक्सपेंडिचर लिखते थे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इधर सेविंग, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और बीच में उनका एवरेज। एवरेज क्या होती थी? इनकम, ठीक है। तो ऐसे करके हम उसे सोल्व किया करते थे, ठीक है। बाकी इसके ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, उसे करने के बाद हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। ओके, तो आज क्या क्वेश्चन है? हमारे यहाँ तक ये क्वेश्चन सोल्व हो गए थे। आज हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नए क्वेश्चन क्या है, देखिए। The A and B spent 60% and 75% of their income रेस्पेक्टिवली। अब ये ही चीज़ मैंने हिंदी में भी लिखी है, ताकि बच्चों को बाइलिंगुअल में कोई दिक्कत ना हो। ए एंड बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कम कितने प्रतिशत है, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें, हमें जो रेशियो का मतलब होता है, रेशियो में हमें का मतलब होता है कनेक्ट करना, दो रेशियो को मिलाना। कैसे हम मिला सकते हैं, बस वही हमें क्वेश्चन में ढूंढना होता है। अब देखो, यहाँ पे जो सेकंड लाइन है, इफ द सेविंग ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ अ बी, हम सेविंग से इन दोनों रेशियो को मिला सकते हैं। कैसे? सपोज करो, मैंने इनकम कहा, ए की इनकम ए है, ए की इनकम मैंने ए मान ली। अगर वो 60% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 40%, ठीक है। और अगर बी की वैल्यू में बी मान लूँ, अगर वो 75% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना होगा? 25%। तो ये क्या हुआ? ये हुई इसकी सेविंग, ठीक है। ये क्या हुआ? सेविंग। अब सेविंग दे कितनी रखी है? 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अब देखो, हम इतनी सारी क्लासेस कर चुके हैं, 4-5 क्लास कर चुके हैं, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। तो अब तो आपको रेशियो को मुंह जबानी कन्वर्ट करना आ गया होगा। लेकिन अगर आप अभी भी 120-120 लिख के सोल्व कर रहे हैं, तो आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 20% कितना होता है? 1/5। अब मैंने क्या कहा था, मोर के आगे जो लिखा होता है वो किसकी वैल्यू होती है? बेस की वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे बी 5 है, तो वो कितना रहा होगा? 6, क्योंकि इंक्रीमेंट के बारे में कहा है इसमें, ए ज़्यादा है। तो अगर यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज चली जाएगी, यहाँ 5 8 जा 40 हो जाएगा, यहाँ 8, यहाँ पे 5 5 जा 25 हो जाएगा, यहाँ 5 8 जा 40 हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो ए बाय बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4।
ठीक है। इसका मतलब अगर ए की इनकम 3 यूनिट है तो बी की इनकम कितनी होगी 4 यूनिट। सही बात है। पूछा कितना है, व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ ए लेस देन दैट ऑफ इनकम बी। मतलब तो ए की आय बी की आय से कम, कितना कम है, पहले तो एक कम है किससे, बी की आय से, इंटू 100, तो कितना हो गया 25%। ठीक है। इस बेसिस पे सिर्फ एक यही क्वेश्चन बच रहा था, बाकी हमने सारे कॉन्सेप्ट जो इसके जो क्वेश्चन थे वो पिछली वीडियो में सोल्व कर लिए थे। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो या किसी को कॉन्सेप्ट ना आता तो प्लीज़ पिछली वाली वीडियो देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है। ओके देन आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये वाला है, द इनकम ऑफ अमाला इज 20% मोर देन दैट ऑफ अ बिमाला एंड 20% लेस देन ऑफ अ कमाला। तो इसमें तीन लड़कियों के बारे में बात की, अमाला, बिमाला और कमाला के बारे में। ठीक है। इफ कमालाज इनकम गोज डाउन बाय 4%। अब देखो, अब जो एग्जाम में राम श्याम, ठीक है, मोहित, अंकित, इन सबसे क्वेश्चन आते थे लिख के, वो आसान भाषा होती थी, हम उसमें निकाल लिया करते थे। लेकिन कभी कभी ऐसे भी गेम खेल लिया करता है एग्जामिनर कि वो ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेट सा नाम दे देगा और आपसे कहेगा, तो आप खुद भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो उसका करने का क्या तरीका है, जैसे अमाला, बिमाला और कमाला तीनों अलग नाम है, तो मैं तीनों के स्टार्टिंग के वर्ड उठा लेता हूँ। ए उठा लेता हूँ अमाला का, बी उठा लेता हूँ बिमाला का। ठीक है। इसने कहा है द इनकम ऑफ अमाला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमाला। मतलब अमाला की इनकम विमाला से 20% ज़्यादा है। 20% कितना होता है, 1/5। तो अगर इसकी 5 है तो इसकी इसकी कितनी हुई, 6। उसके बाद एंड 20% लेस देन ऑफ अ कमाला। तो अमाला की कमाला से, कमाला को मैंने कैसे लिख लिया, कितनी कम है, 20% कम है। 20% 5, 5 से कितनी कम है, 4। ठीक है। अब इसने क्या कहा है, अब पहले तो हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, जो भी पूछेगा वो रेशियो से पूछेगा। तो अमाला, बिमाला और कमाला की रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। तो अगर इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरे को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो अमाला की इनकम दोनों जगह बराबर हो जाएगी। तो 6 2 जा 12, बिमाला की 10 और कमाला की 15। ठीक है। अब देखो, इसने कहा है कमाला इनकम गोज डाउन बाय 4%। अगर कमाला की आय में 4% की कमी हो जाती है, 4% कितना होता है, 1/25, 1/25, 1/25। ठीक है। 1/25 की कमी हो गई। अगर पहले 25 था, एक की कमी हुई, बचा कितना, 24/25। ठीक है। उसके बाद जो बिमाला है, बिमाला की इनकम कितनी बढ़ गई, 10%। 10% कितना होता है, 1/10। मतलब पहले अगर 10 रहा होगा तो एक बढ़ गया, कितना होगा, 11/10। अब ये तो करना है। कमाला की इनकम कितनी थी, 15, लेकिन अब कितनी हो चुकी है, 24/25 करना पड़ेगा। ठीक है। और जो बिमाला थी, बिमाला की 10 थी, तो 10 को कितना पढ़ना पड़ेगा, 11/10, क्योंकि इतना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 10 से 10 गया, या 5 3 15, या 5 5 25। अब कितनी इनकम आ गई, 12, 11, और ये 3 4 जा 12, 3 2 6 7/5। ठीक है। अब ये 5 इस एल से मिलो, 12 पंजे 60, यहाँ 55 और यहाँ 72। तो ये अमाला की आ गई, बिमाला की आ गई, कमाला की आ गई। ठीक है। अब क्या कहा है, देन द परसेंटेज ऑफ विच कमाला इनकम वुड एक्सीड बिमाला। मतलब कमाला की इनकम बिमाला से कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा आ रही है, 7 ये ज़्यादा आ रही है और ये ज़्यादा आ रही है, किससे, ये बिमाला से, इंटू 100। तो यहाँ 11 और यहाँ पे ये 2 सत्ते 34, 17 दूनी 34/3। ठीक है। तो 11 3 जा 33, 10। ठीक है। 30.9 कुछ आएगा। तो 30.9 किसके इक्वल हो गए, 31 के। तो कितना आंसर आ गया, 31%। ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे करना है। जब तक आप पॉइंट से दूर रहेंगे, आपकी कैलकुलेशन भी इजी रहेगी और क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है टैक्स से रिलेटेड। टैक्स से रिलेटेड मुझे यही 2 क्वेश्चन मिले जो आज तक, मतलब कॉन्सेप्ट बेसिस है, और ये इजी क्वेश्चन भी है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते तो इसके आगे अगर कोई और क्वेश्चन भी वो बनाना चाहे तो आप कर ले जाएंगे। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज करो कि घर पे टोटल इनकम आती है, उसमें से कुछ चार्जेस जाते हैं, किसको, गवर्नमेंट को। तो ये जाते हैं गवर्नमेंट टैक्स।
ठीक है। उस गवर्नमेंट टैक्स जाने के बाद आपके पास क्या आती है, नेट इनकम, जिसे हिंदी में कहते हैं शुद्ध आय। ठीक, शुद्ध आय कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जीएसटी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, तो वो टैक्स स्लैब्स होते हैं, आपकी इनकम पे भी टैक्स लगता है। अगर सपोज करो आप टोटल इनकम आपके खाते में 100 रुपये आई है, ठीक है, और गवर्नमेंट आपसे 10% का टैक्स लेती है, 10% कितना हो गया, इसका 10% हो गया 10, बचा कितना, 90। मतलब आपके खाते में जो आएगी वो कितनी आएगी, 90। ठीक है। अब सपोज करो आपकी इनकम तो यही है, लेकिन गवर्नमेंट ने आप टैक्स कितना कर दिया, 12%। मतलब 100 का 12%, 12 रुपये वो काटने लगी है। अब कितने रुपए देने लगी है वो, 88। ठीक है। इसका मतलब जितनी परसेंटेज में ये बढ़ा है उतनी ही परसेंटेज में घटेगा भी। भाई ये घटा कितना है, ये 2 घटा है, किस पे, 90 पे, इंटू 100, तो कितना आ गया, 20/9%। मतलब अगर गवर्नमेंट टैक्स का 2% बढ़ रहा है तो ये 20/9% से घट रहा है। मतलब जितना ये बढ़ेगा जिस परसेंटेज से, उसी परसेंटेज के दूसरे पैरेलल से घटेगा। समझ में आया वाला कॉन्सेप्ट। इसी बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन है। देखो, कॉन्सेप्ट के साथ अब आप क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। देखो कैसे, इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19% एंड द नेट इनकम रिड्यूस्ड बाय 1%। ठीक है। अगर इनकम टैक्स कितना इंक्रीज हो गया, 19%, तो नेट इनकम जो कटने के बाद आ रही है वो कितनी रिड्यूस हो जाएगी, 1%। मैंने आपसे क्या कहा था कि जितना इनकम टैक्स आपका बढ़ेगा तो नेट इनकम भी उसी रेशियो में डिक्रीज होगी, उसी परसेंटेज में डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 19%। नेट इनकम कितनी हो रही है, 1%। तो अगर मैं इनकम टैक्स आईटी से लिख रहा हूँ और नेट इनकम एनआई से लिख रहा हूँ का रेशियो लेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, तो 1/19 बचेगा। सही बात है। देखो, अब मैंने क्या बताया, टोटल इनकम क्या होती है, इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम। तो टोटल इनकम कितनी हो गई, टी आई कितना हो गया, 20। टोटल इनकम कितनी होगी, 20/20 में से एक कट गया, नेट इनकम आपकी 19 आ गई। अब वो पूछने लगे कि आय की दर क्या है, तो दर कैसे निकालते हैं, दर कितनी है, 1। अब दर निकालते कितने, किस पे, टोटल इनकम पे। टोटल कितनी है, 20 इंटू 100, कितनी आ गई, 5%। तो इनकम टैक्स कितना दे रहे हो आप, 5% का। समझ गए। ओके, अब आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 22%, इनकम टैक्स कितना इंक्रीज हो रहा है, 22%। और जो नेट इनकम है वो कितनी रिड्यूस हो रही है, भाई अगर इनकम टैक्स बढ़ेगा तो ऑफकोर्स सी बात है नेट इनकम डिक्रीज होगी। तो इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम का रेशियो क्या आएगा, 3/22। तो टोटल इनकम कितनी आ गई, 25। तो इनकम टैक्स कितना है, 3, कितने पे, 25 पे, इंटू 100। तो 25 चौका जो 4 3 12, 12% का आप टैक्स दे रहे, 12% का आप टैक्स दे रहे। ठीक है, आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन सब मैं कराने जा रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन, ये एक नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वैसे तो वो आपने कॉन्सेप्ट पहले कभी यूज़ किया हुआ है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने यूज़ किया है, कराया है आपको, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको गो थ्रू हो जाए दोबारा उस कॉन्सेप्ट से। क्या कॉन्सेप्ट था, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको किस चीज़ का, कि अगर आपके पास एक्सपेंडिचर आप खर्च करते हो, हमने क्वेश्चन किया थे 3rd क्लास में, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च करना। क्या होता है, खर्च करना। प्राइस का मतलब होता है पैसे, और कंजप्शन का मतलब होता है जितना आप खरीदते हैं, पर किलोग्राम में खरीदते हैं, पर लीटर में खरीदते हैं, वो होता है कंजप्शन। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंडिचर है, अगर एक्सपेंडिचर में हमने क्वेश्चन किए थे, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाए, एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो जो प्राइस होगा पी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंजप्शन के। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो ऑफकोर्स सी बात है कंजप्शन घटेगा। भाई अगर आप किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो आप उस चीज़ को कम खरीदने लग जाते हो। अगर आप किसी दिन 2 आलू खा रहे हो और प्राइस बढ़ जाए तो आप एक आलू खा लगोगे। ठीक।
अगर कंजप्शन इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब प्राइस बढ़ गया, मतलब आप ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया तो इसका मतलब उसका रेट कम हो गया। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को इस चीज़ से देखिए, अगर A इज इक्वल टू बी इंटू सी है, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट टाइम A को कांस्टेंट कर दूं तो B यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू C हो जाता है, मतलब B बढ़ेगा तो C घटेगा और C बढ़ेगा तो B घटेगा। समझ गए? अगर मैं दूसरी बार B को कांस्टेंट कर दूं तो क्या होगा, इसका मतलब A अगर B कांस्टेंट हो जाता है तो A डायरेक्टली हो जाएगा C के, मतलब C बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है। तीसरी बार अगर मैं C को कांस्टेंट कर दूं तो क्या होगा, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B हो जाएगा, इसका मतलब A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, A घटेगा तो B भी घटेगा। समझ गए? बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आपको ये क्वेश्चन में ये निकालना है कि हमारे पास कांस्टेंट क्या वैल्यूज है। ठीक है। ओके, हम इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर। हमारे पास फ्रूट्स हैं, जैसे अब गर्मी आने वाली है तो गर्मी में हम तरबूज लेके आते हैं, खरबूजा लेके आते हैं, नारियल पानी पीते हैं, तो हम नारियल पानी पीते हैं। अगर नारियल पानी है तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक तो होता है वाटर, ठीक है, और उसमें क्या होता है, वाइट 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 सा होता है ना, खाने का वो गूदा सा होता है, उसे कहते हैं। ठीक है। तो वाटर होता है और वाइट वाइट गूदा होता है। लेकिन जो वाटर होता है वो हर किसी में सेम थोड़ी ना होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में 30% हो गया, किसी में 40 हो गया, किसी में 50 हो गया। लेकिन वाइट तो ये तो रहता ही है ना, ये तो कांस्टेंट है। भाई वाटर ही तो चेंज हो रहा है, बाकी ये तो चीज़ तो कांस्टेंट है। ठीक है। तो हमें इस चीज़ में इसी को कांस्टेंट लेके चलना है। फ्रेश फ्रूट को मैं अगर एफ से लिखता हूँ, फ्रेश फ्रूट में अगर 68% वाटर है तो 32% कितना होगा, गूदा सा होगा, वो वाइट सा कलर का। ठीक है। अगर ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट में अगर 20% पानी है तो इसका मतलब 80% वो गूदा हो गया इसमें। ठीक है। तो अगर मैं इसे काट लूँ और यहाँ पे फ्रेश और ड्राई का रेशियो ले लूँ तो 16 × 5 = 80, 16×2 = 32। ठीक है। अब अगर फ्रेश फ्रूट की 5 यूनिट आती है तो उसी में ड्राई की 2 यूनिट आती है। ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर 100 किलो ताजे फल है तो अगर 5 में तो 2 आ रहे हैं, तो अगर 5 यूनिट की वैल्यू 100 किलोग्राम के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर हो गई, तो 2 की वैल्यू 40 के बराबर हो गई। तो कितने आएंगे, 100 किलो में 20 40 किलोग्राम ताजे ड्राई फ्रूट्स आएंगे। ठीक है, समझ गए? ऐसे होता है ये क्वेश्चन। आपको बस ये ध्यान करना है कि अब आप कहेंगे इसे इक्वल क्यों लिया, क्योंकि देखो इसमें भी इतना ही गूदा है फ्रेश फ्रूट्स में और इसमें भी इतना ही गूदा है, तो दोनों को इक्वल कर दिए मैंने, मतलब दोनों के जो दूसरे वाले जो पार्टिकल्स हैं वाटर के अलावा वो दोनों इक्वल कर दिए मैंने। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेन 16.5% ऑफ सोल्ट। एक घोल में 16.5% नमक है। अब जो हमारा ओशन होता है, ओशन में क्या है, ओशन में वाटर है प्लस सोल्ट है। ठीक है। अब इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन में क्या होता है, पानी उड़ जाता है, तो वाटर कम हो गया, लेकिन सोल्ट तो कांस्टेंट है ना। सोल्ट क्या है, सोल्ट कांस्टेंट है। ठीक है। अगर सोल्ट कांस्टेंट है, सपोज करो पहले ए इतना वाटर था, ए लीटर वाटर था, इसमें सोल्ट कितना था, 16.5%। अब वाटर कितना रह गया, बी। अब कितना सोल्ट है, 20.9%। भाई वाटर ही तो चेंज हो रहा है, सोल्ट तो सेम है ना, इस वजह से मैंने सोल्ट को इक्वल कर दिया। तो ए अपॉन बी का रेशियो क्या होगा, 209/165। ये 19 से गया और ये 15 से गया, तो 19/15। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से 1915, 19 से ये चीज़ 15 हो गई, कितनी घट गई, 4। किस पे, क्योंकि 18 लीटर वाटर उड़ गया है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 4.5। पूछी किसकी है, एक ही पूछी है, 19 की, 19 इंटू 4.5 कितना आएगा, 85.5 लीटर। 85.5 लीटर। ठीक है भाई, पहले 4 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें 19 वाले में, कितना आएगा, 936, 76, और फिर 0.5 की इंटू कर दो। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कौन सी चीज़ कॉन्स्टेंट लेनी है। बाकी मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इस वाले क्वेश्चन को करके देखना खुद से।
अगर आपसे बाई चांस नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसे करा दूंगा। ठीक है, ओके देन आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसमें ये जो क्वेश्चन होते हैं स्प्लिट मेथड से होते हैं। किससे होते हैं? मैंने इसे नाम देता हूँ स्प्लिट मेथड। ठीक है, और ये इतना अच्छा मेथड है कि आप इसे हर जगह यूज़ करेंगे। आप इसे परसेंटेज में तो यूज़ कर ही रहे हैं, आप इसे एसआई में भी यूज़ करेंगे, आप इसे कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज़ करेंगे, आप इसे टाइम एंड वर्क में भी, टाइम स्पीड डिस्टेंस में यूज़ करेंगे। देखो इस मेथड से चार चार चैप्टर कवर होते हैं। ठीक है, और ये इतना इजी मेथड होता है कि अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आपका ये बहुत टाइम बचाता है, बहुत टाइम बचा लेता है आपका। ठीक है, देखिए कैसे होता है। इस क्वेश्चन को बच्चे जो है वो एलिगेशन मेथड से करते हैं, एलिगेशंस। ठीक है, मैं पहले खुद करता था इसको, एलिगेशन ही करता था, लेकिन कभी कभी ना एलिगेशन मेथड भी काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो जब मैंने इस मेथड को सीखा था, स्प्लिट मेथड पे अपना ध्यान दिया था, तो ये मुझे मेथड ज़्यादा अच्छा लगा था एलिगेशन मेथड से। बाकी मैं इन सब क्वेश्चन को स्प्लिट मेथड से तो कराऊंगा ही, एलिगेशन से अगर आप करके देखना चाहें तो कर सकते हैं, और आप फिर कंपेरिजन देखना आपका किस मेथड से जल्दी आंसर आ रहा है। ऑफ कोर्स ये बात है, एट द एंड रिजल्ट हमें क्या चाहिए? आंसर ही तो चाहिए, जितनी जल्दी ला सकते हैं कौन सा मेथड से आ सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज 9800 से उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी हो गई? 10,458। कितनी बढ़ गई? 200 यहाँ और 400 है, 658 हो गई। कितनी हो गई? 658 हो गई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मेल कितने बढ़े हैं? 8%। फीमेल कितनी बढ़ी है? 5%। ठीक है, इनमें से बड़ा क्या है? जो बड़ा होता है उसे तोड़ना है। इनमें से बड़ा है 8%, तो 8% को मैं तोड़ लेता हूँ 5% प्लस 3%। अब आप ये भी कह सकते हैं सर आपने 5 प्लस 3 की तोड़ा, आप तो 4 प्लस 4 भी तोड़ सकते थे। तोड़ सकते थे, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता, हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ से। हमें फ़ायदा है उस चीज़ से तो दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है? 5। क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। क्योंकि देखो, ये जो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, ये 5% तो होगा ही होगा, मतलब मेल और फीमेल 5% तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसका मतलब 9800 का 5% तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो 9800 का 5% कितना होता है? 98 इंटू 5, 5 8 जा 40, 5 45, 490। मतलब वो 490 तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसका मतलब 8 9 6 15 5 4 1। तो ये जो 160 बचा, ये क्यों क्यों बचा? ये बचा इस 3% की वजह से। ठीक है भाई, 5% का काम तो खत्म हो गया, किसकी वजह से बचा है? 3% की वजह से। अब ये जो 3% है किसका है? ये मेल का 3% है। तो मेल के 3% के बराबर तो 168। तो मेल का 3% इतना है, तो 1% कितना है? 56। तो मेल का 100% कितना हो गया? 5600। यही आंसर पूछा था कि हमें बताना है कि गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। कितनी थी? 5600। यही तो बताना था। अब मैंने इतना समझाया आपको, इसी वजह से इतना लंबा टाइम लगा है इसमें। ठीक है, तो वरना जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ की, तो आप इसे जल्दी जल्दी करने लगेंगे। ठीक है, अब उसने मेल पूछा था तो मेल तो ये आ गया। फीमेल पूछेगा तो 9800 में से 5600 माइनस कर देंगे तो फीमेल की आ जाएगी। ठीक है, अब पूछेगा कि परसेंटेज इंक्रीज होने के बाद मेल कितने हो गए, तो 5600 में 108% बढ़ा देना, क्योंकि 8% बढ़ रहा है। अगर फीमेल की पूछेगा तो 105% बढ़ा देना, तो फीमेल की आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है? मैं थोड़ा इसे रब कर लेता हूँ। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 15280। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 25% एंड द नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 15%। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पॉपुलेशन थी कितनी? 15280। हो कितनी गई? 18428। कितनी बढ़ गई? 8 4 1 5 3 8, 3148। कितनी बढ़ गई? 3148 बढ़ गई। ठीक है, अब एक चीज देखो, मेल कितने बढ़े हैं? 25%।
फीमेल कितने बढ़े हैं? 15%। 15% बढ़े। अब मेल को बढ़े हैं मेल, तो मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ कि इसमें 15% में प्लस 10% में, भाई वही जो बढ़ेगा और उससे हमें कॉमन निकालना है। तो 15% तो बढ़ना ही बढ़ना है किस पे? 15,280 पे। 15,280 पे 15% तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो 15 कितना होता है? 5 3 15, 5 2 जा 10, ये इससे कट जाएगा। ये कितना बचेगा? 2 7 14, 2 6 12, 2 4 8। ठीक है, तो 3 से कटो, 3 4 12, 3 6 18 19, 3 7 21 22, 2292। लेकिन बढ़ा कितना था? 3148। 3148। 6 9 5 14, 10 में 2 गए 8, 856। अभी जो 856 आया है, ये किसकी वजह से आया है? ये इस 10% की तो वजह से आया है। मतलब मेल का 10% की वैल्यू 856 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 8560। मतलब मेल की वैल्यू कितनी हो गई? 8560। 8560। तो फीमेल कितनी बची? फीमेल कितनी बची उसमें से माइनस कर दो, कितने में से? 15,280 में से। भाई जीरो में से जीरो, 8 में 6 गए 2, 12 में से 5 गए 7, फिर यहाँ पे 6720। 6720। अब देखो 6720 और 8560 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1840। तो ये हमारा आंसर क्या पूछा था इसने? द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। कितना है? 1840। है ना क्वेश्चन? आप इसे एलिगेशन से भी करके देखना इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन से तो मैं करा रहा हूँ। अगर एलिगेशन देखो, एलिगेशन अपने आप में एक अलग चैप्टर है। मिक्सचर और एलिगेशन आपने सुना होगा। मिक्सचर और एलिगेशन ये अर्थमेटिक का पार्ट होता है, तो एलिगेशन अपने आप में एक अलग चैप्टर है। ठीक है, उसे भी मैं कराऊंगा आपको। लेकिन अगर आप इस एलिगेशन से करना चाहें तो बिल्कुल करिए आप उस एलिगेशन से, और आप इस मेथड से भी करके देखना, फिर आप कंपैरिजन करना किससे जल्दी आंसर आ रहा है आपको। ठीक है, अभी तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस से करेंगे तो जल्दी आएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। और इसके मैंने इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और बच्चे ये सोचते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब इतना बड़ा क्वेश्चन होगा कैसे? ठीक है, इतना सा टाइम मिला, इतना बड़ा क्वेश्चन होगा कैसे? सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे लिखा तो नहीं होता कि वो सीजीएल में ही आएगा, या फिर वो यूपी पुलिस में ही आएगा, या फिर वो रेलवे में ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो कहीं भी आ सकता है। लेकिन आप देख के क्वेश्चन घबराएं मत। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन दिखता है और आप समझते हैं कि मैंने हाँ ये वाला मेथड एलिगेशन लगाया था या फिर स्प्लिट मेथड लगाया था, तो आप उस क्वेश्चन को जरा सी देर में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे। इसमें क्या है, एक लाइब्रेरी में बुक्स हैं। कितनी बुक है? 11,500। ठीक है, बुक हो कितनी गई? 12,760। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 1260 का। 1260 का इंक्रीमेंट हुआ। फिक्शन है और नॉन फिक्शन है। देखो फिक्शन नॉन फिक्शन क्या होता है? फिक्शन बुक वो होती हैं जो मन गढ़ंत कहानी बनी होती है। ठीक है, और नॉन फिक्शन वो होती है जो रियल लाइफ बेस्ड होती है। ठीक है, जो हमारे आसपास के उससे बनाई जाती है ना पिक्चर, उनसे होती है। देखो फिक्शन में क्या है, फिक्शन में कितनी इंक्रीमेंट हुआ है? 10% का। नॉन फिक्शन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 12% का। तो 12% को हम तोड़ सकते हैं किसमें? 10 + 2 में। ठीक है, अब मुझे वो बताओ, 10% तो इंक्रीमेंट होना ही होना है। सही बात है, 10% तो इंक्रीमेंट होना ही होना है। तो 12,760 है और 11,500, तो 11,500 में 10% का इंक्रीमेंट तो होना ही होना है। तो 11,500 का 10% कितना होता है? 1150। तो बुक्स बची कितनी? बुक्स बची 110। किसकी वजह से बची? इस 2% की वजह से बची। तो नॉन फिक्शन का 2% है, तो नॉन फिक्शन का 2% की वैल्यू है इतनी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 55। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 5500। इसका मतलब नॉन फिक्शन की वैल्यू कितनी है? बुक है 5500 थी पहले। तो अब 11,500 थी, 11,500 में से 5500 घटाओ, कितना आएगा? 6,000। मतलब फिक्शन की बुक कितनी थी? 6,000, और नॉन फिक्शन कितनी थी? 5500। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन किताबें थी? मतलब कितनी किताबें थी फिक्शन किताबें? तो 6,000 थी।
कितनी बड़ी थी फिक्शन किताबें? 10% बड़ी थी, तो 6,000 का 10% कितना होता है? 600। तो इसे ऐड कर दो, कितनी होगी? 6600। ठीक है, मैं जितना पूछा उतना ऐड कर दो, बात खत्म। इतना इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, लगाने को आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस बाकी आपको ये देखना है कि एलिगेशन से आपकी कैलकुलेशन ईजी हो रही है या फिर हार्ड हो रही है। आगे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब आप अपने मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं ना, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, तो हमेशा आपकी चीज़ें, दो चीज़ें दिमाग में रहती है। एक तो बेसिक रहता है, और एक जिससे आप क्वेश्चन तेज करने की कोशिश करते हैं। बेसिक से तो आपको पता है कि क्वेश्चन बहुत धीमे निकलता है और थोड़ा लंबा मेथड लेना पड़ता है, लेकिन जो आप जिससे आप कॉन्सेप्ट से यूज़ करते हो उससे जल्दी हो जाता है। लेकिन हमेशा आपको दो चीज़ याद रखनी चाहिए। क्या? कि इसका बेसिक मेथड क्या है और जो कॉन्सेप्ट क्या है वो क्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं अपना स्प्लिट मेथड यूज़ कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी है। ठीक है, अगर आप स्ट्रेटेजी नहीं बदलेंगे, उसी क्वेश्चन को अपने मेथड से सॉल्व करना शुरू कर देंगे, क्या पता आपका मेथड उससे और भी लंबा कर दे, बेसिक से भी लंबा कर दे। ठीक है, तो आपको ये किस चीज़ से पता चलेगा कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो पता चलेगा आपको किस चीज़ से? वो पता चलेगा आपको अपनी प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। द टोटल सैलरी ऑफ गौरव एंड आजम इन अ कंपनी इज 47520। 47520। The total salary of Gaurav and Azam in a company is 47520। ठीक है, तो गौरव और आजम की टोटल सैलरी कितनी है? 520। इंक्रीमेंट होने के बाद कितनी हो गई? 59,928। जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ताकि मेरा, देखो क्वेश्चन आते हुए अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो ना और आंसर गलत लगा दो तो बहुत दुख होता है कि क्वेश्चन भी किया और टाइम भी दिया और सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन भी गलत हो गया, नेगेटिव मार्किंग भी हो गई। तो हमेशा ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने में क्या दिक्कत है? लिख लो ऐसे ही, 8 0 9 में से 5 का 4 7 2 9 5 4, भाई देखा, आ गया। मतलब होता दिमाग लगाओ, फिर थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि गलत तो नहीं हो गया, कैलकुलेशन तो नहीं गलत हो गई, ये दिमाग में रहता है हमेशा। ठीक है, तो 12,408 आ गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? इफ द सैलरी ऑफ गौरव इंक्रीज बाय 23%। गौरव की सैलरी 23% इंक्रीज हो गई और आजम की सैलरी हो गई 30% इंक्रीज। तो बड़ा कौन सा है? 30। तो 23 + 7 कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, ये जो 23% है ना, ये एक प्राइम नंबर है, ये कटेगा नहीं। 23/100 लिखोगे, उसके बाद देखो वैल्यू क्या है, 47520। अगर इसका 23% निकालोगे तो वैल्यू जाएगी पॉइंट में, और हमें पॉइंट में चाहिए नहीं। ठीक है, तो आपको ऐसे पता चलेगा कि हमें कब किस मेथड का यूज करना है अपने क्वेश्चन में। अगर मैं इसे देखते हुए भी अपना क्वेश्चन स्प्लिट मेथड से करने लगूँ, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके पॉइंट में आना है, और पॉइंट में आएगा तो मैं फंसूंगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को फिर हम उस मेथड से करते हैं जिससे हमें आता है। तो हमारे पास दूसरा मेथड कौन सा था? एलिगेशन का। कोई मेथड है एलिगेशन का। एलिगेशन में देखो, आपको पता है, अब जो हमारे पास ये बढ़ा है 12,408। ठीक है, 12,408, ये किस पे बढ़ा है? ये बढ़ा है 47520 पे। ठीक है, अभी किससे कट रहा है? 8 4 12 13, 13 2 हाँ, ये 11 से कट जाएगा। तो 11 कम 11, 12,408 है ना। हाँ, 11 कम 11, 13, और 11 2 और 8। ठीक है, ये किससे कटेगा? ये 4 3 2 0। अब ये 4 से भी कट जाएगा, भाई 4 2 8, 4 8 32, 4 2 8। जिसे मैं पहले पूरा काट देता हूँ, 141 54। अभी कितना आ गया? ये आ गया 141/540 इंटू 100। यहाँ से ये गया 47, 18, 9 और 5। और 47 × 5 कितना होता है? 5 7 जा 35, 235/9।
ठीक है, अब क्या करना है, अब एलिगेशन में आप जानते हैं हमें क्या लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे लिखना है गौरव, यहाँ पे लिखना है आजम। ठीक है, अब देखो गौरव क्या है, गौरव का है कितना इंक्रीमेंट, 23% का। आजम का कितना इंक्रीमेंट है, 30% का। और दोनों का मिला है कितना इंक्रीमेंट है, 235/9% का। अब इसके नीचे 9 है, तो जब भी हमारे इसके जो यहाँ पे कॉमन होता है, यहाँ पे जो एवरेज होता है, इसके नीचे अगर कुछ वैल्यू लिखी है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम पूरे को फिर उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 23 में भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे करेंगे 9 3 27, 9 2 18, 19 20, 207। इसमें करेंगे 270, इसमें करेंगे तो ये 9 से 9 कट जाएगा, 235 बच जाएगा। सही बात है, इसे अब सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा, 35। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 28। ठीक है, अब देखो 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 5 और 4, 5 और 4 कितना हो गया, 9। 9 की वैल्यू कितनी रखी थी, 9 की वैल्यू रखी 47520, 47520। पूछा क्या है, अंतर पूछा है, तो अंतर क्या होगा, 9 5 जा 45, 45 आ गया, 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, 5280 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे मार्क गलत किया हुआ है, कितना आएगा, 5280। इसका आंसर नहीं है। आया समझ में, ये बेस्ट क्वेश्चन था। आपको हर क्वेश्चन इजी नहीं मिलेगा, ठीक है, हार्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे, समझे आप लोग। ओके देन, अब आगे चलते हैं हम। आगे क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 92% of the student passed and 480 student failed. If so, how many student appeared in the examination? हम देखो, ये आसान क्वेश्चन है। जैसे हमारे एग्ज़ाम होते थे, हमारे एग्ज़ाम में क्या रखा जाता था कि 33% क्राइटेरिया होता था कि अगर जिसके 100 में से 33 नंबर आ जाएंगे वो पास हो जाएगा। ऐसे ही इन्हीं क्वेश्चन में क्राइटेरिया होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो इजी रखा है मैंने, क्या रखा है क्वेश्चन कि 92% स्टूडेंट पास हो जाते हैं। अगर स्टूडेंट 92% पास हो गए तो फेल कितना है, 8%। ठीक है, और 8% की वैल्यू कितनी है, 480। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 60। तो 100% की वैल्यू कितनी है, 6000। समझे कितनी होगी, 6000। तो स्टूडेंट कितने थे, 6000। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आएंगे ये नए कॉन्सेप्ट पाएंगे। अब मैं आपको इनका कॉन्सेप्ट बताना शुरू करता हूँ। अब ज़्यादा कॉन्सेप्ट वैसे परसेंटेज में बचे नहीं है, ऑलमोस्ट सभी खत्म हो चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हर एग्जाम में आते हैं भाई, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। हर क्वेश्चन हार्ड थोड़ी ना रखे हुए हैं। अब जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन ऐसा रखा, दूसरे वाला क्वेश्चन इतना आसान रख लिया। ठीक है, ऐसे एग्जाम में होता है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि 35% आर द पासिंग मार्क्स। 35% क्या है, पासिंग मार्क्स है। अ स्टूडेंट गेट्स 200 मार्क्स येट फेल बाय 24 मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। देखो, जैसे हमारे पास क्राइटेरिया होता है कि 33% का, एक स्टूडेंट है उसके 35% पासिंग मार्क्स है, क्लास में 100 में से 35 नंबर लाना क्राइटेरिया है। ठीक है, लेकिन उस बच्चे के 200 नंबर आए, 200 नंबर आए और वो कितने से फेल हो गया, 24। अगर उसे 200 में 24 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो इसका मतलब 224 नंबर वाला पास है, और पासिंग का क्राइटेरिया कितना है, 35%। इसका मतलब 35% की वैल्यू 224 के बराबर है। ठीक है, तो 5% की वैल्यू 32 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू 640 के बराबर है। भाई इतना तो अब तक करना सीख गए होगे, इतना हमने परसेंटेज पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स मतलब वो जो पेपर था वो कितने का था, 640 नंबर का। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, और इसकी शायद मुझे इंग्लिश मिली नहीं है या कुछ हो गया है जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को आपको हिंदी में वैसे
बता दूंगा वो पहले, ठीक है। देखो, अ स्टूडेंट गेट 66 मार्क्स मोर इन फ्रेंच व्हेन शी गेट इन जर्मन। दो सब्जेक्ट है, एक फ्रेंच सब्जेक्ट है, एक जर्मन सब्जेक्ट है, ठीक है। उसे फ्रेंच में जर्मन से 66 नंबर ज़्यादा मिले हैं। कितने ज़्यादा मिले? 66 नंबर ज़्यादा मिले हैं। हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स। मतलब उसके जो जर्मन मार्क्स हैं वो 28% है। किसके? फ्रेंच प्लस जर्मन मार्क्स के सम के। मतलब सपोज करो, अगर फ्रेंच और जर्मन में मिला के उसे 100 नंबर मिले होते, तो 100 का 28%, मतलब 28 नंबर उसे किस में मिले होते? जर्मनी में, ठीक है, जर्मन में मिले होते, ठीक है। तो अगर मैं इसका रेशियो ले लूँ तो जर्मन प्लस फ्रेंच प्लस जर्मन 7/25। अब देखो, अगर जर्मन की वैल्यू 7 है, अगर जर्मन की वैल्यू 7 है, तो फ्रेंच प्लस जर्मन कितने? 25, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। अब देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 11। लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना है? 6 का। तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? 67। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 6, ठीक है। हमसे पूछे किसकी है? हमसे पूछिए फ्रेंच में कितने नंबर आए हैं। तो एक की वैल्यू 6 है, तो 18 की वैल्यू कितनी होगी? 108। है ना इजी क्वेश्चन? और ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे हैं मैंने एग्जाम में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत देखे हैं। आगे चलते हैं। जैसे मैं हटा देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? When a student scored 28% marks, then he is failed by 58 marks. But when he scored 41% marks, then he failed with 6 marks. देखो इसमें क्या है। पहले तो इसका बेसिक समझो। अगर किसी स्टूडेंट के 28% नंबर आ रहे हैं, तो वो कितने से फेल हो जाता है? 58 नंबर से। मतलब 28% तो है ही है, 58 नंबर उसे अगर वो मिल जाते, तो उसके पास पासिंग परसेंटेज हो जाती है, या फिर वो पासिंग मार्क्स के पास पहुंच जाता। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? बट वैन ही स्कोर 41%, अगर वो 41% उसे मिलते हैं, देन ही फेल्ड विद 6 मार्क्स। मतलब फिर भी वो 6 मार्क्स से फेल हो जाता है। मतलब 41% तो मिल ही रहे हैं, अगर उसे 6 और मिल जाते नंबर, तो वो क्या हो जाता? पास। तो ये दोनों क्राइटेरिया क्या है? इक्वल है, ठीक है। जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है, तो वह 58 अंक से असफल हो जाता है। लेकिन जब 41% करता है, तो 6 नंबर से असफल हो जाता है। तो क्या 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 ज्ञात करना है? प्रापात्याक परसेंट ज्ञात कीजिए, मतलब पासिंग परसेंटेज ज्ञात करनी है, ठीक है। प्रत्यांक परसेंटेज ज्ञात करनी है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे सीधा रट लेते हैं कि भाई ये परसेंटेज है, इसमें से माइनस करना है, उसमें से नंबर जो है, मार्क्स जो है, उसमें से माइनस करना है, सीधा 100% निकालना है। लेकिन थोड़ा उसका बेसिक समझोगे ना, तो थोड़ा सा और समझ में आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। अगर कहीं कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन बना के दे दिए तो फंसोगे नहीं। तो 28% और 41%, ठीक है, कितने का डिफरेंस है? 13% का। और 58 और ये 6 इधर गए, कितने का? 52 का। 52 मार्क्स का। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 4 मार्क्स। मतलब जो 4 मार्क्स है वो 1% के बराबर है। मतलब अगर आपको 8 मार्क्स हो गए, तो वो कितने परसेंट के बराबर होंगे? 2% के, ठीक है। तो हमें पूछा है पासिंग परसेंटेज कितनी। अब हम पासिंग परसेंटेज इससे भी निकाल सकते हैं, इस चीज़ से, और इससे भी निकाल सकते हैं। इससे निकालना इजी, क्योंकि इसके पास 6 ही है, ठीक है। तो अगर 1% की वैल्यू 4 मार्क्स है, तो 1 मार्क्स की कितनी वैल्यू होगी? 1/4। परसेंट इजिकल टू 1 मार्क्स की वैल्यू हो गई। तो कितने मार्क्स की चाहिए? 6 मार्क्स की, तो 6/4 हो गई। तो 1.5%। मतलब अगर 41 वो ला रहा है, अगर वो 1.5 और लिया है, मतलब 42.5% वो लिया है, तो वो क्या हो जाएगा? पासिंग परसेंटेज रहेगी। इतने पे वो पास हो जाएगा, ठीक है। बस ये क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? इफ गीता स्कोर्ड 30% एंड फेल बाय 50 मार्क्स, while संदीप स्कोर्ड 45% मार्क्स, गो 25 मार्क्स, देन द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ओके, इसको हिंदी नहीं लिखी, मैं आपको हिंदी बोल देता हूँ, ठीक है। गीता ने 30% स्कोर किए, ठीक है। उसके बाद भी वो 50 नंबर से
फेल हो गई। इसका मतलब 30% स्कोर किए, अगर उसके पास 50 नंबर और होते तो वो क्या होती, पास। ठीक है। जो संदीप है, संदीप ने 45% स्कोर किए और उसके नंबर मिनिमम मार्क्स जो पासिंग परसेंटेज है उससे 25 नंबर ऊपर है। सपोज करो मैंने कहा कि कोई पेपर 100 नंबर का है, उसमें आपको मिनिमम 33 नंबर चाहिए, लेकिन आपके 33 से भी 25 नंबर ऊपर है, तो कितने नंबर है आपके, 5 3 8 3 8 2 5, आपके 58 नंबर है। मतलब आप पासिंग पास मार्क्स से भी 25 नंबर ऊपर है। तो आपको अगर पासिंग पास मार्क्स पे लेके आना है 58 मार्क्स से, पासिंग मार्क्स 33 पे लेके आना है, तो आपको करना पड़ेगा उस 25 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो मतलब हम 45% जो हमने लिए हैं उसमें से 25 को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हम पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया पे पहुंचेंगे, तभी तो इक्वेशन इक्वल होंगी। ठीक है। तो 30 और 45 15%। अब देखो यहाँ होगा प्लस, तो कितना हो गया 75। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5। पूछा क्या है, इसने पूछा है कि विमल को 64% नंबर मिले हैं, विमल को 64% नंबर मिले हैं। तो अगर हमारे पास 100% नंबर हो, 100% नंबर कितने होंगे, 500। तभी तो हम 64 निकाल सकते हैं कि 64% कितना होगा। तो 500 को 64% कितना होता है, 320। ठीक है। तो उस विमल को कितने नंबर मिले होंगे, 320। है ना अच्छा क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये रेशियो का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। रेशियो का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। परसेंटेज रेशियो ना भाई भाई होता है। परसेंटेज आनी चाहिए तो रेशियो आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए तो परसेंटेज आनी चाहिए। ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन, ए ने बी से 10% अधिक, ए ने बी से 10% अधिक, 10 से 11, सही बात है। बी ऑब्टेन 20 मार्क्स देन द सी, तो बी ने सी से 20%, 5 से 6। ठीक है। और सी ने डी से 32% कम। 32 का कितना होता है, 8/25। मतलब अगर डी को 25 मिल रहे हैं तो इसे कितने मिलेंगे, 17। ठीक है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, ए इज टू बी रखना, बी इज टू सी रखना, ए बी रखना, बी सी रखना और सी डी रखना, तभी रेशियो आया किसका, है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी का। ठीक है। इसी क्रम में रखना है, 11:10 रखना, 6:5 रखना और 7:25 रखना। ठीक है। तो देखो, इसे पहले सीधे मल्टीप्लाई करो, ए बी सी डी। जब बिल्कुल सीधा मल्टीप्लाई करोगे ना तो पहले ए की वैल्यू आएगी, 11×6 = 66 उसके बाद इसकी इसमें और फिर ऐसे 60 × 17, उसके बाद इसकी इसमें और फिर ऐसे इसमें 50 × 17। और डी के लिए क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करनी बची, कितना आ गया, 125 × 10, 125 × 10, इसमें थोड़ा दिल कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो, इसने कहा क्या है, इसने कहा है ए ओब्टेन 272 मोर मार्क्स देन सी, मतलब ए को सी से 272 नंबर ज़्यादा मिले। ए को कितने मिले, 66 × 17। अगर इसे हम सोल्व करें तो 7 6 42, 7 6 42, 46, 6 6 12, 6 4 10, 11, 1122। किससे, सी से। 5 7 × 35, 850। अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे ना तो कितना आएगा, 272 यूनिट। तो 272 यूनिट की वैल्यू 272 के बराबर है मार्क्स के, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 मार्क्स के बराबर हो गई। तो किसकी पूछी है, इसने पूछी है बी की, तो बी कहाँ है, ये रहा। कितनी आएगी, 1020, 60 × 17। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 1 मार्क्स के बराबर है तो इसकी यूनिट इसकी वैल्यू के बराबर होगा, बात खत्म। कितना आ गया, 1020। है ना अच्छा क्वेश्चन। ठीक है। अब आपको एक जबरदस्त क्वेश्चन और कराता हूँ, जिसमें बच्चे अपने बहुत टाइम वेस्ट करते हैं जब उसे सोल्व करने बैठते हैं, तो मैं बताता हूँ भी क्यों। देखो, इसने कहा कि ए जो है वो बी से 25% ज़्यादा है। 25 कितना होता है, 1/4, 4 से 5।
ठीक है। 20 सी से कितना कम है, 10%, मतलब ये अगर ये 10 है तो ये कितना है, 9। ठीक है। और जो सी है वो डी से कितना ज़्यादा है, 25%, अगर ये 4 है तो ये 5। हमें कहा है कि डी 320 नंबर लेके आता है 500 में से, तो ए कितने लेके आएगा। तो हमें क्या करना है, ए और डी का क्या चाहिए, हमें रेशियो चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, सब का रेशियो निकाल देंगे, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी का। लेकिन हमें उसका रेशियो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए ए इज टू डी का। तो उस पर क्यों टाइम वेस्ट करना। तो ए इज टू डी का निकालना है, तो ए बी रख दो, बी सी रख दो, और सी डी रख दो। तो ये किससे गया, इससे। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, ए के लिए सीधा मल्टीप्लाई करना है पहले, तो 5 9 ज़ा 45। ठीक है। और इसके लिए क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है डी के लिए, तो 16 दूनी 32। ये ए की वैल्यू होगी, ये डी की वैल्यू होगी। 32 की वैल्यू 320 के बराबर है, तो एक की वैल्यू 10 के बराबर होगी। 4.5 से 445 की वैल्यू कितनी होगी, 450। ये आ गया आंसर। अब बच्चे क्या करते हैं, पूरा ए बी सी डी निकाल लेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे, पता चला हमसे तो ए पूछा था बस, डी तो निकल जाता सीधे सीधे करके। ठीक है, ये सही था। अब देखो, मैं जो आपको कराने जा रहा हूँ ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और ये एक एवरेज का कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा ना आपको, परसेंटेज में रेशियो और एवरेज बहुत लगते हैं। ठीक है। अगर आपने इससे खेलना सीख लिया तो आप परसेंटेज ऐसे उड़ा दोगे हवा की तरह, 30 40 सेकंड में क्वेश्चन कर दिया करोगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन है, अच्छा इसमें टेक्स्ट आ चुका है, इसमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे 900, देखो हिंदी में लिखा हुआ 900, वो यहाँ पे गलती से हो गया होगा, वो जब गूगल से उठाया होगा तब शायद हो गया कि आज ए स्कोर 72% इन अ पेपर विद अ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900। मतलब ए एक पेपर है और एक बी पेपर है ना। हाँ, एक पेपर ए है, एक पेपर बी है। एक टोटल नंबर इसके 900 है और दूसरे पेपर के 700 है। ठीक है। ए जो है उसको मिलते हैं इसमें 72% मार्क्स। ठीक है। और जो बी है उसे मिलते हैं उसमें 80% मार्क्स। सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, इसने पूछा है कि दोनों को मिला के कितने परसेंटेज मार्क्स उसे मिले, एवरेज। ठीक है। अब हम एवरेज स्कूल में कैसे निकालते थे, हम एवरेज निकालते थे कि सारे अपने जितने मार्क्स मिले तो टोटल कर लिया, जितने मैक्सिमम मार्क्स हैं उन्हें टोटल कर लिया, उस पर डिवाइड कर दिया, परसेंटेज निकल गई। इसमें भी यही करना है। टोटल मार्क्स कितने हैं, 900 इसके हैं और 700 इसके हैं। बच्चे क्या करेगा, 900 का 72% निकालेगा, 700 का 80% निकालेगा, उसे फिर दोनों को ऐड करेगा, फिर 1600 से डिवाइड कर देगा। ये तरीका होता है। एक तरीका मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उससे भी करना। मैं क्या करता हूँ, मैं इनका रेशियो ले लेता हूँ। यहाँ से 2 0 कट गई, यहाँ पे क्या बचा, 9 बचा और ये 7 बचा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हम एवरेज की बात करते हैं। एवरेज में क्या होता है, सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मेरे पास 20 और ये 30, इसका एवरेज बताओ कहाँ आएगा, कहाँ लाई करेगा इसका एवरेज। आप कहोगे इसके बीच में लाई करेगा, कैसे, 30 और 20 50, और दो वैल्यू अपॉन 2 25, इसका एवरेज आ गया, मतलब इसके बीच में लाई कर रहा है। ऐसे ही अगर ये 72 मिनिमम वैल्यू है, 80 मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका एवरेज कहाँ लाई करेगा, आप कहेंगे इसके बीच में लाई करेगा। ऑप्शन देखो क्या क्या है, 76 है, 77 है, 76.5 है, 75.5, सारे बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपके पास टाइम कम रह रहा हो तो थोड़ा सा कभी कभी ऐसे टिक लगा लेना कि एवरेज तो इनके बीच में ही आएगा ना। ठीक है। तो इसका मतलब 72 से तो वो बड़ा होगा और 80 से वो छोटा होगा। इसका मतलब 72 से तो वो ऊपर ही होगा, 72 से तो वो प्लस में ही होगा। ठीक है। अब इससे कंपैरिजन करो, 72 से तो कंपैरिजन, ये तो 72 ही है, लेकिन ये तो ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है, ये 72 से 8 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 8। अभी जो 8 ज़्यादा है ये किसकी वजह से, किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें। 8 सत्ते 56 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 56% ज़्यादा है। 8 सत्ते 56% ज़्यादा है। और ये जो 56% है ये किस में बटेगा, जब कोई एक्स्ट्रा परसेंटेज आ रही है वो दोनों में बटेगी, 9 7 16 दोनों में बटेगी। ठीक है। तो 56% अपॉन 16 ये दोनों में बटेगी। ठीक है। तो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 3.5, तो 72% ये, 3.5% ये, तो कितना हो गया, 75.5%।
है ना इसे सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसे अपने मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे भी करेंगे यूज़ तो काफ़ी इजी रहेगा। और इस पे मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि आप देख के दंग रह जाएंगे कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन इतने छोटे से में हो गए। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो पहले, देखना ये क्वेश्चन, ह्यूमंगस क्वेश्चन। ठीक है, छोटा सा हमारे पास टाइम रहता है, 30-40 सेकंड में हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। इतना क्वेश्चन सोल्व पढ़ेंगे तो 10-12 सेकंड तो इसमें चली जाएंगी। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन को देखे ना, उसमें से सिर्फ एक प्रोज एंड कॉन्स निकालने, क्या हमारी जरूरत का है, क्या हमारा वेस्ट है। ठीक है, अब देखो क्या इसकी दिक्कत है क्या नहीं है। ठीक है, एक्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन एंड 30% स्टूडेंट फेल। किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 30% फेल हो गए। अगर मैं एक्स का लिखूं तो 30% उसके फेल हो गए। अब यहाँ वाई स्कूल भी है। अगर सपोज करो एक्स में से 100 बच्चे आए थे तो 150 मोर स्टूडेंट, मतलब 150 अधिक छात्र आए हैं वाई से। वाई से 150 अधिक छात्र आए हैं। 150 किसके अधिक, इस 100 के अधिक। तो 100 का 150% कितना होता है, 150। तो 150 प्लस 100 कितना होगा, 250 बच्चे आए हैं वाई से। ठीक है, इन दोनों को मिला के 80% पास हो जाते हैं। एक्स और वाई के दोनों बच्चों को मिला के 80% पास हो जाते हैं। तो इसने पूछा है कि वाई में फेल कितने हो रहे हैं। अगर एक्स में 30% फेल हो रहे हैं तो वाई में कितने फेल हो रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 80 दोनों में पास हो रहे हैं तो मतलब 20% तो दोनों के हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं। सही बात है ना भाई, एक्स का 30% फेल हो रहा है, वाई का कितने परसेंट फेल हो रहा है वो हमें निकालना है, लेकिन टोटल कितने फेल हो रहे हैं, 20% फेल हो रहे हैं। अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ, वही क्वेश्चन बन चुका है अभी, इनका रेशियो ले लूँ तो ये कितना आएगा, 5 2 10 और ये 5 5 25। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने निकाला था ये एवरेज तो निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये एवरेज होता है, ये सम होता है और ये टोटल नंबर होता है। यही तो होता है ना। अब मुझे एक बात और बताओ कि अगर ये इसका एवरेज है, ये 20 जो है ये एवरेज है 20%, मुझे सम निकालना है, टोटल नंबर कितना है, 5 ये है और 2 ये है, कितने हो गए 7। तो सम कितना आएगा 140। दोनों का ही तो है ही सम। इसका सम कितना आएगा भाई, इसका एवरेज कितना है 30%, तो 60% इसका आ गया। और इसका भी पता नहीं क्योंकि इसका तो एक्स है। ठीक है, तो 5x% इजिकल टू यहाँ पे कितना है 80, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 16%। खत्म क्वेश्चन। मतलब वाई में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं 16%। सही, कितने हैं 16%। ये क्वेश्चन था हमारा। आगे चलते हैं, हो गया ना बड़ा आसानी से क्वेश्चन ये वाला। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अनामिका स्कोर्ड 116 मार्क्स इन मैथ्स, शी स्कोर 62% मार्क्स इन रीजनिंग। मतलब मैथ्स सब्जेक्ट है हमारे पास, रीजनिंग सब्जेक्ट है हमारे पास, इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, और तीनों के सब्जेक्ट के नंबर मैक्सिमम कितने हैं 150, मतलब ये भी 150 नंबर का है, ये भी 150 नंबर का है और ये भी 150 नंबर का है। तो अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ तो कितना आएगा 1:1:1। सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके ओवरऑल नंबर कितना है 68%, तीनों में कितने आए 68%, 68%। लेकिन इसके रीजनिंग में कितने हैं 62%। हमसे किसके पूछे, हमसे पूछे हाँ इंग्लिश के। ठीक है, इंग्लिश की लेकिन हम पहले क्या निकाल लेते हैं परसेंटेज। ठीक है, जब हम इसकी इंग्लिश की परसेंटेज निकालेंगे तो फिर 150 में से परसेंटेज को सोल्व कर लेंगे, नंबर आ जाएंगे। मैथ्स के 116 है, मैथ्स के 116 है, कितने में से 150 में से, तो हम इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं आराम से। तो 5 3 15, 5 2 10, तो 2 6 12, 232/3%। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई 232/2%। तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई, इसकी वैल्यू इतनी आ गई, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैंने क्या कहा था, ये इसका एवरेज है
सम कैसे निकलेगा, 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 3 8 24, 3 8 24, 3 6 80 90 20, 204% इज इक्वल टू, इसका सम निकालो, 232/3, 2%, 3 है 2 है 3 है, ठीक है। इसका निकालो 62%, और इसका निकालो तो x है, वहां पे तो 1 ही तो इंटू हो रही, कोई बात नहीं। अब देखो 204 है माइनस 232/3%, -62%। यहाँ पे 3 एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम लेके क्या आएगा, इसका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 12, 3 2 6, 612, 232, 3 2 6, 3 6 18, 182/3%। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। इसे सोल्व कर लो, तो भाई 2 और 2 4, 8 9 10 11, 2 3 4, 414 और 612, 12 में 4 गए 8, 10 में से गया 9, 198, 198 और 198 ही आएगा, 3%। तो ये किससे कट जाएगा, 66%, ठीक है। ओके, 66% आ गया। अब 150 का 66% निकालेंगे तो क्या आएगा, 150 का 66% निकालेंगे तो क्या होगा, तो 5 3 15, 5 2 10, 2 3 6, 99 आ रहा है, पर ये तो ऑप्शन में भी नहीं, कहीं गलती की है हमने। 204, 232/3, 62, 3 3 2 ओफ, हाँ 62, ओके यहाँ गलती करी है हमने, यहाँ पे गलती करी है, ये आएगा 3 2 6, 3 6 18, 186 आएगा, ठीक है। और फिर गलती यहाँ भी हुई है, ये गलती हुई छोटी सी, देखा छोटी सी गलती से क्या हुआ, टाइम चला गया और क्वेश्चन फिर ऐसे रह जाता है। अब देखो 186 हो गया, तो 236 186, 6 2 8, 8 8 9 10 11, 2 3 4, 418 और 612, 12 में से 8 गए 4 बचे, 10 में से गया 9, 194, तो 194/3%, ठीक है। 194/3%। अब देखो 150 का 194/3% निकालो, तो यहाँ पे क्या है, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, कितना नंबर आ गया 97। तो इसका नंबर के कितने मार्क्स आए, 97। ये इसका आंसर नहीं है, कितने आए 97, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद रैप अप करते हैं आज का। अच्छा क्वेश्चन था, हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होती हैं, जब हम सोल्व करते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, और ऐसा नहीं है कि मैं सभी कुछ रट के आता हूँ और आपको फिर आके सिखा देता हूँ, मैं भी आपके सामने सॉल्व करता हूँ सब कुछ, ठीक है। देखा आपने कैलकुलेशन कैसे सॉल्व होते हैं, सबके सामने होती है, ठीक है। हम भी एग्जाम टाइम पे ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, इसने कहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 7:5। मतलब बॉयज और गर्ल कितनी है, 7:5 है। 65% ऑफ द बॉयज एंड 81% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। मतलब 65% लड़के और 81% लड़कियों को छात्रवृत्ति धारक है, मतलब उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन हमें क्या निकालना है, जिन्हें नहीं मिलती, जिन्हें नहीं मिलती। अगर 65% बॉयज को मिल रही है तो कितनों को नहीं मिल रही होगी, 35% को। अगर 81% गर्ल्स को मिल रही है तो कितनों को नहीं मिल रही होगी, 19% को। सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब जो छात्रवृत्ति मिल रही होगी वो मिल रही होगी तो इनके बीच में ही ना, इनके बीच में मिल रही होगी। अब देखो अगर मैं कहूँ तो 19% से तो अभी अबव ही मिल रही होगी, 19% से तो अबव ही मिल रही होगी। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो जीरो आएगा, लेकिन जब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9 6 15 और दो में से गया 16, 16% इंटू 7, क्योंकि इसकी वजह से तो मिल रही है ना, 16% इंटू 7। अब ये जो परसेंटेज एक्स्ट्रा आई है ये कहाँ बटेगी, इन दोनों में बटेगी, 7 5 12 में। तो 4 तिया 12, 4 चौक 16,
तो 4 7 जा 28/3, तो कितना आया 19% प्लस 28/3%। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो 3 LCM आएगा, तो 57 और 28, 5 6 7 8, तो 85/3%। ठीक है, तो 3 2 6, 3 8 24, 28 1/3%। ये आंसर आ गया। इतनों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी परसेंटेज के अब बहुत ही ज़्यादा कम क्वेश्चन बचे हैं, कॉन्सेप्ट भी खत्म ही होने वाला है, 2 3 कॉन्सेप्ट बच रहे होंगे, और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे। एंड कल ये आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद मैं एक लेक्चर लूँगा आपका हिस्ट्री का अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें होगा हमारा वैदिक एज। ठीक है, उसे कंप्लीट करेंगे। और अभी थोड़ा ट्रैक पे लेके आएंगे, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है, मैं भी आउट ऑफ टाउन था तो मैं कर नहीं पाया। तो ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं।